एक ऐसा कोड है जो ये तय करता है कि हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारे बाल कैसे होंगे और यहाँ तक कि हमें कुछ बीमारियां होने का खतरा दूसरों से ज़्यादा क्यों है। एक तरह की पूरी निर्देश पुस्तिका जो हमारे शरीर की हर कोशिका में छिपी हुई है। और कमाल की बात यह है कि ये पुस्तिका सिर्फ हमारी नहीं है। यही कोड मतलब थोड़े बहुत बदलावों के साथ इस धरती पर मौजूद हर जीवित चीज में है। एक पेड़ में, एक मछली में, यहाँ तक कि एक छोटे से बैक्टीरिया में भी। बिल्कुल। तो आज बात करते हैं उसी कोड की जो हम सबके अंदर लिखा है। वो कोड जो तय करता है कि हम कौन हैं। जी हाँ, हम डीएनए की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस जटिल विषय की परतों को बहुत ही दिलचस्प तरीके से खोलते हैं। तो आज का हमारा मिशन है इस जीवन के ब्लूप्रिंट को समझना। ये क्या है, ये कैसे काम करता है और ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। और ये सिर्फ वैज्ञानिकों की बात नहीं है। डीएनए को समझना अपने अस्तित्व की, अपनी कहानी को समझने जैसा है। ये हमारे पुरखों से मिली विरासत है और एक तरह से आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा संदेश भी। स्रोत हमें इसकी बनावट से लेकर विकास में इसकी भूमिका तक एक शानदार सफर पर ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम ही इतना भारी भरकम है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सुनकर ही लगता है कि कोई बहुत मुश्किल चीज होगी, लेकिन जो उपमा दी गई है, शरीर की इंस्ट्रक्शन मैनुअल, वो इसे समझने में बहुत मदद करती है ना? ये उपमा एकदम सटीक है। सोचिए, इस मैनुअल में अरबों अक्षर हैं और ये हमारे शरीर को बनाते और चलाते हैं। कौन सी कोशिका को आंख की रेटिना बनना है, किसे दिल की धड़कन बनना है और कब हमारे बाल सफेद होने शुरू होंगे, ये सब कुछ इसी मैनुअल में लिखा है। और ये ज्यादातर हमारी कोशिकाओं के केंद्र यानी न्यूक्लियस में बहुत ही सलीके से पैक किया हुआ मिलता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि हमारी त्वचा की एक छोटी सी कोशिका हो या हमारे दिमाग का एक न्यूरॉन, हर एक कोशिका में इस पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल की एक मुकम्मल कॉपी मौजूद होती है। मतलब हर छोटे से हिस्से के पास पूरे शरीर का मास्टर प्लान है। हाँ, ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। हर कोशिका के पास पूरी जानकारी होती है, भले ही वो उस जानकारी के सिर्फ एक छोटे से हिस्से का इस्तेमाल कर रही हो। एक स्किन सेल को पता है कि लिवर सेल कैसे बनना है, लेकिन वो उस जानकारी को कह सकते हैं ऑफ रखती है। ये तो कमाल है। तो ये मैनुअल, ये किताब दिखती कैसी है? मुझे वो घुमावदार सीढ़ी वाला आकार याद आ रहा है जिसे डबल हेलिक्स कहते हैं। बिल्कुल। कल्पना कीजिए एक रस्सी की सीढ़ी की, जिसे दोनों सिरों से पकड़कर घुमा दिया गया हो। इसके जो दो लंबे धागे या किनारे हैं वो शुगर और फॉस्फेट से बने हैं, जो इसे एक मजबूत ढांचा देते हैं। लेकिन असली कहानी तो बीच के डंडों में है। और वो डंडे सिर्फ 4 तरह के रासायनिक अणुओं से बने हैं जिन्हें हम 4 अक्षरों से जानते हैं, ए, टी, सी और जी। मुझे ये बात सबसे ज्यादा हैरान करती है कि जीवन की सारी जटिलता, सारी विविधता सिर्फ इन 4 अक्षरों के खेल पर आधारित है। ये सच में हैरान करने वाला है। ए यानी एडेनिन, टी यानी थाइमीन, सी यानी साइटोसिन और जी यानी ग्वानिन। और इन चारों के बीच एक बहुत ही सरल लेकिन अटूट नियम काम करता है। ए हमेशा टी के साथ ही जोड़ी बनाता है और सी हमेशा जी के साथ। सीढ़ी का एक डंडा हमेशा ए टी की जोड़ी से बनेगा या सी जी की जोड़ी से। लेकिन इस साधारण से नियम में ऐसा क्या खास है? और यही साधारण सा नियम जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। ए टी और सी जी के बीच का जो केमिकल बॉन्ड है वो इतना मजबूत है कि हमारी आनुवंशिक जानकारी करोड़ों सालों तक सुरक्षित रह सकती है। लेकिन साथ ही वो इतना कमजोर भी है कि जरूरत पड़ने पर कोशिका उसे किसी जिप की तरह आसानी से खोल सकती है। ये स्थिरता और लचीलेपन का एक अद्भुत संतुलन है। इसी संतुलन की वजह से जीवन संभव है। ये सोचना ही अविश्वसनीय है। ऐसी निखुट और सुंदर संरचना, इसे समझने में तो इंसानों को सदियां लग गई होंगी। बिल्कुल। 20वीं सदी के मध्य तक ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। कई वैज्ञानिक इस रेस में थे कि डीएनए का असली स्ट्रक्चर क्या है। और इस कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ आया फोटो 51 नाम की एक एक्सरे तस्वीर से। फोटो 51, ये क्या था? ये तस्वीर रोजलिन फ्रैंकलिन नाम की एक शानदार वैज्ञानिक ने ली थी। उस तस्वीर में डीएनए पर एक्सरे डालने से बना पैटर्न एक एक्स जैसा दिख रहा था, जिससे ये साफ इशारा मिला कि इसका आकार घुमावदार यानी हेलिकल है। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जब ये तस्वीर देखी तो उनके लिए पहेली के सारे टुकड़े जुड़ गए
और उन्होंने डबल हेलिक्स का मशहूर मॉडल तैयार किया। हालांकि इस खोज में रोजलिंड फ्रैंकलिन के योगदान को पहचान मिलने में कई दशक लग गए। अच्छा, तो ये एक तरह की जासूसी कहानी की तरह थी, जहां एक अकेली तस्वीर ने सबसे बड़ा सुराग दे दिया। अब अगर हम उस कोड पर वापस आएं, तो ये ATCG का लंबा सा क्रम एक पूरी किताब की तरह हो गया। लेकिन अगर डीएनए एक किताब है, तो उसमें अलग-अलग अध्याय या रेसिपीज भी तो होंगी। उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। डीएनए की इस पूरी किताब में अलग-अलग निर्देशों के सेट हैं जिन्हें हम जीन कहते हैं। आप इन्हें किताब के पन्ने या एक रेसिपी बुक की अलग-अलग रेसिपी मान सकते हैं। जैसे एक जीन में इंसुलिन बनाने की रेसिपी लिखी होती है, दूसरे में हमारी आंखों को रंग देने वाले मेलेनिन पिगमेंट को बनाने की, और तीसरे में हमारे बालों की बनावट कैसी होगी इसकी जानकारी होती है। मतलब एक जीन एक काम। पर क्या ये हमेशा इतना सीधा होता है? क्या सिर्फ एक ही जीन है जो हमारी लंबाई तय करता है, या इसमें और भी जटिलताएं हैं? आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। कुछ गुण, जैसे सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी, वो एक अकेले जीन में गड़बड़ी से होते हैं। लेकिन ज्यादातर गुण, जैसे हमारी लंबाई, हमारी बुद्धि या त्वचा का रंग, ये सैकड़ों या हजारों जीन्स और हमारे माहौल के मिले-जुले असर से तय होते हैं। ये किसी एक रेसिपी से बनने वाली डिश नहीं, बल्कि कई सारी रेसिपीज को मिलाकर तैयार किया गया एक पूरा भोज है। और ये रेसिपीज हमें मिलती कहाँ से हैं? यहीं पर आनुवंशिकता या हेरिडिटी की बात आती है ना? बिल्कुल। हमें अपने डीएनए की पूरी किताब की 2 प्रतियां मिलती हैं, एक हमारी माँ से और एक हमारे पिता से। इसीलिए हर जीन की भी हमारे पास 2 कॉपी होती हैं। कभी-कभी माँ वाली कॉपी ज्यादा असरदार होती है, कभी पिता वाली, और कभी-कभी दोनों मिलकर एक नया ही रंग दिखाती हैं। हमारी शक्ल और आदतें जो हमारे माता-पिता से मिलती-जुलती हैं, वो इसी वजह से हैं। तो अगर हम इन जीन्स को, इन रेसिपीज को पढ़ सकते हैं, तो आज की दुनिया में हम इस जानकारी का कर क्या रहे हैं? इसका कोई व्यावहारिक उपयोग भी है? बहुत बड़ा उपयोग है। एक बार जब हमें ये पढ़ना आ गया, तो इसने दुनिया बदल दी। सबसे बड़ा उदाहरण है फॉरेंसिक साइंस। किसी क्राइम सीन पर मिले बाल या खून के एक छोटे से धब्बे से डीएनए निकालकर हम अपराधी की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का डीएनए क्रम जुड़वा को छोड़कर एकदम अनोखा होता है। ये एक तरह का अल्टीमेट बायोलॉजिकल फिंगरप्रिंट है। और सेहत के क्षेत्र में मैंने जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में सुना है। हाँ, चिकित्सा में तो क्रांति आ गई है। अब हम किसी व्यक्ति का डीएनए टेस्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि उसे भविष्य में ब्रेस्ट कैंसर या अल्जाइमर जैसी बीमारियों का कितना खतरा है। इससे हमें बीमारियों को होने से पहले ही रोकने या जल्दी पकड़ने में मदद मिलती है। ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली है। तो हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, जो जीन्स के रूप में व्यवस्थित है, और ये हमें अपने माता पिता से मिलती है। लेकिन शरीर इस मैनुअल का इस्तेमाल कैसे करता है? खासतौर पर जब शरीर बढ़ता है और नई कोशिकाएं बनती हैं, तब क्या होता है? इसके लिए डीएनए एक बहुत ही कमाल की प्रक्रिया करता है, जिसे रेप्लिकेशन या प्रतिकृति बनाना कहते हैं। प्रतिकृति बनाना यानी फोटोकॉपी करना। पर यह प्रक्रिया कितनी सटीक होती है? हमारे शरीर हर सेकंड लाखों नई कोशिकाएं बना रहा है। इतने बड़े पैमाने पर कॉपी करने में क्या कभी कोई गलती नहीं होती? आपका सवाल सीधा मुद्दे पर आता है। डीएनए रेप्लिकेशन एक अविश्वसनीय रूप से सटीक प्रक्रिया है। हमारे सेल्स के अंदर ऐसी मॉलिक्यूलर मशीनें हैं जो कॉपी करते समय गलतियों को जांचती और सुधारती भी हैं। लेकिन अरबों अक्षरों को बार-बार कॉपी करते समय कभी-कभी कोई गलती हो ही जाती है। मान लीजिए एक ही जगह गलती से जी कॉपी हो गया। इसी गलती को म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। म्यूटेशन, ये शब्द सुनते ही मन में कुछ नकारात्मक सा ख्याल आता है, जैसे कोई बीमारी या कोई गड़बड़ी। क्या ये हमेशा बुरा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। ये सच है कि कुछ म्यूटेशंस हानिकारक हो सकते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया का जीन एक छोटे से म्यूटेशन का ही नतीजा है। कई म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जिनका कोई असर ही नहीं होता, वो चुपचाप पड़े रहते हैं। लेकिन कुछ म्यूटेशंस फायदेमंद भी हो सकते हैं। एक गलती फायदेमंद कैसी हो सकती है? ये थोड़ा अजीब लगता है। सोचिए, हजारों साल पहले जब इंसानों ने पशुपालन शुरू किया, तब ज्यादातर वयस्क दूध नहीं पचा पाते थे, क्योंकि दूध की चीनी यानी लैक्टोज को पचाने वाला जीन बचपन के बाद ऑफ हो जाता था। फिर कुछ आबादी में एक म्यूटेशन हुआ जिसने उस जीन को वयस्क होने पर भी ऑन रखा। जिन लोगों में ये म्यूटेशन था
उन्हें दूध के रूप में पोषण का एक नया स्रोत मिल गया जो उनके जीवित रहने के लिए फायदेमंद साबित हुआ। हाँ, यूरोप की ज्यादातर आबादी में ये म्यूटेशन मौजूद है। वाह, तो एक छोटी सी गलती ने हमें एक नई सुपर पावर दे दी, आप कह सकते हैं। और अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो यही म्यूटेशन विकास यानी एवोल्यूशन का इंजन है। अगर डीएनए हमेशा परफेक्ट तरीके से कॉपी होता और कभी कोई बदलाव ना आता तो आज भी धरती पर जीवन पहले बैक्टीरिया जैसा ही होता। लाखों करोड़ों सालों में हुए ये छोटे छोटे बदलाव जब पीढ़ी दर पीढ़ी जमा होते जाते हैं तो वो इतने बड़े हो जाते हैं कि एक नई प्रजाति ही बन जाती है। डायनासोर से पक्षियों का बनना या हमारे अपने पूर्वजों का विकास, इस सब की कहानी डीएनए में हुए अनगिनत म्यूटेशंस में ही लिखी है। तो इसका मतलब जो हम डार्विन के विकासवाद के बारे में पढ़ते हैं उसका आणविक आधार डीएनए में होने वाले ये छोटे छोटे बदलाव हैं। बिल्कुल, हर म्यूटेशन उस कहानी का एक नया शब्द है, एक नया मोड़ है। डीएनए ही एवोल्यूशन की कहानी लिखता है। मुझे वो एक तथ्य याद आ रहा है जो ये बताता है कि हमारे अंदर कितनी ज्यादा जानकारी भरी हुई है। अगर किसी एक इंसान के शरीर की सारी कोशिकाओं से डीएनए निकालकर उसे एक सीधी लकीर में फैलाया जाए तो वो पृथ्वी से सूरज तक सैकड़ों बार आ जा सकता है। ये तथ्य दिमाग को चकरा देता है और हमें डीएनए की अविश्वसनीय सघनता का एहसास कराता है। और अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें तो वो ये है, डीएनए पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवन की साझा भाषा है। वही 4 अक्षर A, T, C, G एक इंसान का कोड लिखते हैं, एक फंगस का और एक व्हेल का भी। हम सब एक ही जैविक धागे से, एक ही भाषा से जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत गहरी और सुंदर सोच है। हम सब एक ही कोड के अलग अलग रूप है। और यही सोच हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ती है। स्रोतों ने हमें बताया कि डीएनए क्या है और ये कैसे काम करता है, लेकिन अब इस 21वीं सदी में हम इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते बल्कि क्रिस्पर जैसी तकनीक से इसे बदल भी सकते हैं, यानी एडिट कर सकते हैं। तो श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न ये है, जब हम जीवन के इस कोड को अपने हाथों में ले रहे हैं तो मानवता के भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ है? इस कोड को फिर से लिखने की शक्ति के साथ क्या जिम्मेदारियां आती हैं?